अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो है उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमारा करियर्स इन बायोलॉजी जो है वो थोड़ा सा रह गया था टॉपिक, वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कैरियर्स इन बायोलॉजी में हमने मेडिसिन एंड सर्जरी, चलें पूरा स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से करियर्स आते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी आता है। मेडिसिन एंड सर्जरी में आपको पता है कि डॉक्टर्स और लाइक BDS या MBBS वगैरह वाले जो होते हैं वो आते हैं इसमें करियर्स। फिर एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में ये कि आप वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनकी प्रोडक्शन होती है। इनकी प्रोडक्शन का लाइक जो हमारे पास करियर है वो दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद आता है एक हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में ये होता है, एग्रीकल्चर में तो हमारे पास फील्ड होता है ना, इसमें हमारे पास गार्डन्स वगैरह में जो चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं, कल्टीवेट कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को हम क्या उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की मेरे पास यहाँ पर एक डिफरेंस मैंने रखा हुआ था अपने पास, ये रहा आई थिंक, यस। अगर आप ये नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो कल्टीवेटिंग का फील्ड होता है और हॉर्टिकल्चर में कल्टीवेटिंग का गार्डन, और इसको आप फार्मिंग भी कह सकते हैं और इसको आप गार्डनिंग कहते हैं हॉर्टिकल्चर को। और एग्रीकल्चर में आपके पास फील्ड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, ग्रेन्स, वीट क्रॉप्स एंड एनिमल्स वगैरह आता है। और इसमें क्या होता है, आपके पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए एग्रीकल्चर जो होता है वो अप्लाई हो सकता है। और हॉर्टिकल्चर में प्योरली विद प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, बाय द टाइम जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इतना बुक पे काम हुआ है। खैर, बहरहाल इसके बाद आती है हमारे पास एक फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ में आपको पता है कि लाइक डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश प्रोडक्शन वाला जो हमारे पास आता है वो फ़िशरीज़ कहलाता है। और फिर इसके बाद जो है वो एक सेंसिटिव प्रोफेशन आता है उसके बाद आगे, जो कि जीन को प्रोड्यूस करवाने के लिए, केमिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को जैसे आप पढ़ें तो 1996 में ही, अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है, लाइक एक डॉली जो है, एक शीप जो है उन लोगों ने बना लिया था। वो अब तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बन चुकी हैं। लिवर जो है हमारा ट्रांसप्लांट होता है, या लिवर जो आप किसी और को डोनेट कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, ये सब आपका बायोटेक्नोलॉजी में आ रहा होता है कि आप उसका कोई सेल जो है वो डोनेट करते हैं बेसिकली, और फिर वहाँ से उसकी ग्रोथ करवा ली जाती है। तो पूरा समझे दूसरा ऑर्गेनिज्म, दूसरा ह्यूमन बींग जो होता है, लिविंग बींग जो होता है, वो उससे पूरा फ़ायदा उठाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आती है कुरान एंड बायोलॉजी। अच्छा, ये जो है कुरान शरीफ की जो वर्सेस हैं ये तो पेपर में नहीं आती हैं, पहले आती थी काफ़ी साल पहले जब हम कभी 9 में पढ़ते थे। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपके पास देखें, जाबिर नंबर 1 पर आपके पास आएगा, द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इन्होंने जो है ना, मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने बायोलॉजी में बहुत काम किया है। नंबर 1 पर हमारे पास आते हैं जाबिर बिन हयान, जो 722 से लेके 817 तक हुए जो है वो उनका लाइफ टाइम था। और इसके लिए आप क्या करें, 3-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं आपको 3-3 पॉइंट्स यहाँ मैंशन कर देती हूँ। Contribution of Muslim scientists. अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में नंबर 1 पर आपके पास साइंटिस्ट आते हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ना, और इनका आपने बर्थ ईयर भी लिखना होता है, 722 से 817 AD। अच्छा, ये जो जाबिर बिन हयान है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना। एक तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईरान में पैदा हुए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट ऑल्सो रोड अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक ये पॉइंट बना लें आप यहाँ से, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा।
ठीक है। अल नबतात जो है वो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है और अल हैवान भी है। ठीक है, इनकी दो फेमस बुक्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स पर लिखी गई हैं। ठीक है, बस इतना लिख देंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक असमई आते हैं। इन्होंने अल-इबल लिखी थी कैमल्स पर, और अल-शात लिखी थी शीप्स पर, अल-वहूश लिखी थी लाइक एक इन्होंने हॉर्स पर भी लिखी थी, वो शायद इसमें भी मेंशन नहीं हुई हुई। खैर हाँ, अल-खेल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि ग्रेट जोलॉजिस्ट हैं और मैनी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल-खेल ऑन हॉर्स, अल-इबल ऑन कैमल्स, अल-शात ऑन शीप्स, अल-वहूश ऑन एनिमल्स एंड अल-खलकुल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सही कि आप लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट। बस आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे इसमें। अच्छा, इसके बाद आता है अबू अली सीना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट्स। ठीक है, कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एविसीना भी इन्हें कहा जाता है, अबू अली सीना को एविसीना भी कहा जाता है वेस्ट में। और ही आइडेंटिफाइड, ये ना ब्लैंक में आ सकता है कि एविसीना कौन से साइंटिस्ट को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, इन्होंने कौन कौन सी डिजीजेस को आइडेंटिफाई किया था? ट्यूबरक्लोसिस को और मेनिंजाइटिस को एंड अदर इन्फ्लेमेशंस को ना। ठीक है, और मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिज़िक्स में, पैलेंटोलॉजी में, म्यूज़िक में भी इन्होंने काम किया था। अच्छा, फिर उसके बाद आता है अल कानून, और इनकी बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी? अल कानून है और फिर तब अल शफा है, ये छुपा हुआ है बट ये नाम इसका यही है। ठीक है, तो ये इनका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ना देखिए हमारे पास क्या आता है आप इन लेवल्स को ध्यान में रखें। सबसे पहले क्या होता है? एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सबको बता देती हूँ कि ये क्या होता है। अच्छा, ये मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स मुझे यहाँ बना के लिखने होंगे। चले, मैं उसमें लिखवाऊँगी, दूसरे में यहीं से करती हूँ। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है हमारे पास? नंबर 1 पर आता है हमारे पास एटम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि केमिकल फाउंडेशन जो होती है ना किसी भी लिविंग वर्ल्ड की, वो किस बेस पर होती है। लिविंग वर्ल्ड जो है ना, एटम से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसकी बेस जो है वो केमिकल फाउंडेशन पर, किन चीज़ों पर, उनके उसकी जो है ना केमिकल फाउंडेशन जो है किन चीज़ों पर वो बेस करती है। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिविंग वर्ल्ड की जो बेस है वो कौन कौन सी केमिकल फाउंडेशंस पर बेस करती है। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। इसको नए पेज पे ही करते हैं ताकि एक ही जगह रहे पूरा। चलेंगे यहीं से करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑफ एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है। एटम जो होता है ना बेसिकली वो क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग का। मीन्स कि किसी, सॉरी अभी मेरा आईपैड ही गिर जाता। ठीक है, इसको सेट कर दो। ठीक है, हमारा जो है स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कहलाता है? हमारा एटम कहलाता है। एटम बेसिकली क्या होता है? किसी भी अभी देखिए मेरे हाथ में एक नॉन लिविंग
चीज़ मौजूद है, दैट इज़ पेन। इस पेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाएगा? कोई प्लास्टिक का ही छोटा सा पीस होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके, इतना छोटा पीस जो कि डिवाइड ना हो सके, वो हमारा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम के अंदर एटम के अंदर कुछ सब डिविजन्स होते हैं उसके। एटम हैज़ 3 फंडामेंटल पार्ट्स। एटम के भी ना 3 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड पर प्रोटॉन होता है, और थर्ड पर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, पी फॉर प्रोटॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं एटम में? ये थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई इसमें हमारे पास। पढ़ा था ना हमने कि इंटर रिलेशन बायोलॉजी का विद अदर साइंसेस। एटम में बीच में क्या है? एक न्यूक्लियस है, और साइड में इसके क्या है? शेल्स हैं, जिसे हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पर शेल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारा एटम है। अच्छा, अब बात ये हो रही है, एटम है, बायोलॉजी में यूज़ हो रहा है क्यों लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और कह रहे हैं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का छोटे से छोटा पार्ट जो होता है वो एटम कहलाता है। मेरे पास कोई वुडन पीस चाहिए मुझे। अभी मेरे पास कोई वुड का पीस नहीं है। ओहो, खैर, मैं चाह रही थी कुछ मिल जाए, मुझे याद नहीं रहा, मैं पहले लेकर बैठती। लेट सपोज मेरी टेबल जो है वो अभी वुड की है, ठीक है। मेरे पास जो टेबल है जिस पर मैं काम कर रही हूँ वो किसकी चीज़ की है? वुडन है। वुडन टेबल है एक तरफ, और एक तरफ है ट्री या प्लांट। इन दोनों में वुड यूज़ हुआ है। वुडन टेबल भी लाजमी सी बात है, मेड फ्रॉम वुड है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? प्लांट तो होता ही वुड से, ठीक है। प्लांट से ही तो सारी वुड्स आ रही हैं। अब मेरे पास ये जो वुडन टेबल है, अब मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर सेल्स होंगे या एटम्स होंगे? ये किस चीज़ से मिलकर बनी है और ये किस चीज़ से मिलकर बना है? ये दोनों, इन दोनों की जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है वो किस चीज़ से है? देखिए, प्लांट या ट्री तो है, ये तो बेसिकली किससे बनेगा? ये सेल से बनेगा, मैं कह रही हूँ। और इसे मैं कह रही हूँ कि एटम से बनेगा। फ़र्क क्या होगा? आपके स्कूल में जो आपकी डेस्क होती है वो जो है उसमें सेल्स मौजूद हैं या उसमें एटम्स मौजूद हैं, ये मुझे बताना है। मतलब कि देखें, वो ट्री से वुड जो है कटा और फिर उसके बाद आपकी टेबल बनी, तो वो जो है वो जो सेल्स थे वो डेड हो गए, और अब वो क्या कहलाएंगे? वो एटम्स कहलाएंगे, ठीक है। और जो प्लांट है जो अभी लिविंग है उसके अंदर क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। ऑलराइट। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया? एटम हो गया। एटम के बाद हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल होता है नंबर सेकंड पे। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? एटम हमने पढ़ लिया, एटम क्या होता है? मॉलिक्यूल है 2 और मोर एटम्स कंबाइन एंड मेक मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम से होते हैं। ये एक एटम हाइड्रोजन का और दूसरा एटम हाइड्रोजन का मिले और इन्होंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो इसमें एक हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है? 1 हाइड्रोजन है, और मिला के इन्होंने 1 मॉलिक्यूल बन गया किसका? हाइड्रोजन का। सही है। इन्होंने दो हाइड्रोजन एटम्स लिए,
एक हाइड्रोजन एटम है, एटम भी लिख देती हूँ मैं साथ में, और एक और हाइड्रोजन एटम है। ये 2 हाइड्रोजन एटम्स मिले और मिलके इन्होंने क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। मीन्स के एक एटम ये रहा, इसके साथ में मैंने दूसरा एटम मिलाया, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब एटम के बाद हमारे पास क्या चीज़ आई, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। एटम है, मॉलिक्यूल है, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि जो मॉलिक्यूल था अब उससे और बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद हमारे पास आया सेल। सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, लाइफ है ना। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा, नॉन लिविंग थिंग का छोटे से छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। और वही चीज़ अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करूँगी तो उनका जो छोटे से छोटा पार्ट होगा जिसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल। ठीक है, ये सेल हो गया, सेल। अब इसके बाद आता है, सेल के बाद आता है टिश्यू। टिश्यू में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे एटम था ना, एटम से मिलकर क्या बने थे, मॉलिक्यूल्स बने थे। तो अब यहाँ पर टिश्यू आ गया, तो सेल्स होंगे 2 और मोर सेल्स, कंबाइन टुगेदर एंड मेक टिश्यू। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जो है वो कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास ऑर्गन होता है। टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के बारे में आपको पता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज़ ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, हमारी इंटेस्टाइन हो गई, हमारे हैंड्स हो गए, हमारी फिंगर हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, हमारी टंग हो गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। सही है, पहले क्या था हमारे पास, एटम था, फिर आया मॉलिक्यूल, फिर आया मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर आया सेल। सेल्स को 2 या 2 से ज़्यादा सेल मिले, टिश्यू बना। बहुत सारे टिश्यूज़ ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन क्या बनाया, सिस्टम बनाया। कैसे बनाया ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि हमारे पास जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन ने सिस्टम कैसे बनाया, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम होता है ना। ऑर्गन है और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम जो है, इन्होंने किस तरीके से बनाया। देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लाइक हमारा माउथ, हमारा एसोफेगस, फिर माउथ होता है, फिर एसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब ने, ये एक ऑर्गन, ये भी एक ऑर्गन, ये इंडिपेंडेंटली एक ऑर्गन कहलाएगा, ये एक अलग ऑर्गन है, और लार्ज इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है। इन तमाम ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी ऑर्गेनिज्म। जी बिल्कुल, ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, सिस्टम्स ने मिलकर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब बॉडी में कोई एक सिस्टम तो होगा नहीं जो डाइजेस्ट करेगा, तो वो रेस्पायर भी करेगा, और जब वो रेस्पायर करेगा तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, और जब वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो उसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा। जब ये होगा तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो रही होगी। तो ये मतलब कि डिफरेंट सिस्टम्स मिला के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद ये तमाम ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाया। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, चैप्टर का नाम ना समझिएगा इसको प्लीज़। ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा आगे, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स आपस में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में एक साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि बहुत सारे लॉयंस हैं एक साथ इकट्ठे हो गए तो उनकी पॉपुलेशन हो गई, ह्यूमन बींग्स की अलग पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, मतलब कि इन्होंने आपस में पॉपुलेशन अपनी बढ़ा ली। पॉपुलेशन के बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, बहुत सारे एक जैसी चीज़ें, मतलब कि पॉपुलेशन में ना लॉयंस की पॉपुलेशन बिल्कुल अलग है और ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन अलग है। इसको बल्कि एक एग्जाम्पल रखें इसकी यहाँ पर, वरना फिर आप लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, लॉयंस ने अपनी पॉपुलेशन बनाई। अब कम्युनिटी जो होती है ना, डिफरेंट एनिमल्स लिव टुगेदर, इसीलिए मैंने वो वहाँ से मिटवाया। अच्छा सही, डिफरेंट एनिमल्स जो है ना एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, कम्युनिटी कह रहे हैं। और कम्युनिटी के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में हमारे कैप कहाँ गया, इकोसिस्टम क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है इकोसिस्टम, क्या है, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में विद देयर एनवायरनमेंट। बहुत ही खूबसूरत लिखा है ये मैंने। ठीक है, एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। ये चैप्टर तो फिर भी छोटा है, बाकी चैप्टर्स तो और भी बड़े बड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइंस हो गए, जेब्रास हो गए, सही है, और इनका एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या हो गया, स्फीयर का मतलब अर्थ, लिविंग ऑन अर्थ। सही कि ये सब लोग कहाँ रह रहे हैं, ये सब ज़मीन पे रह रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक नज़र फिर दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एटम होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हम आगे आते हैं सेल्स पर, के दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलकर फिर आगे जाके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म बनेगा। और ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत सारे मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन बनेगी। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन हो जाएगी तो कम्युनिटी हो जाएगी, और जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रहेंगी तो एक इकोसिस्टम बन जाएगा। और इकोसिस्टम कहाँ पर मौजूद होता है, वो हमारे अर्थ पर मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड एज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये हो गया। ये पूरा यहाँ पर जो था ये यहाँ मौजूद था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है सिंगल सेल। सिंगल सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, ओनली सिंगल सेल पर। अच्छा, जितने भी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, कैरी करते हैं लाइफ को, और ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ,
कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये क्या करते हैं, लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ करके दिखा रहे होते हैं। सही है, ये फूड भी ले रहे होते हैं उसमें, ये रेस्पायर भी करते हैं, लाजमी बात है, रेस्पायर नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। फिर ये एक्सक्रीट भी करते हैं। कहने को वो नज़र नहीं आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, ठीक है, लेकिन वो फूड भी ले रहे हैं, वो रेस्पायर भी करें। लाजमी सी बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला है, सेल इतना छोटा होता है जो आम आँख से नज़र नहीं आता, तो वो यूनिसेलुलर की बात हो रही है, तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म तो माइक्रोस्कोपिक ही होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो भी जो होते हैं ना, तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ को जो है कैरी कर रहे होते हैं, फूड भी ले रहे होते हैं, रेस्पायर भी कर रहे हैं, एक्सक्रीट भी कर रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल क्या होती है, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, एंड यूग्लिना, ठीक है। ये जो होती हैं कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ये कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इनकी, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब आती है बात, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास आती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हमने बात की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं कॉलोनियल। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल थे वो क्या कर रहे थे कि तमाम लाइफ के प्रोसेसेस जो हैं वो काफ़ी जो हैं तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म कर रहे थे। अब कहते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक साथ अगर रहने लगे, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर by forming colonies। सही, कॉलोनीज, और लाइक कॉलोनी की तरह रहेंगे ये वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अपनी अपनी लाइफ गुजारेंगे और डिपेंडेंट होंगे ऑन ईच अदर। सही, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे पर ना उनका इन्हिसार होगा किसी किसी मैटर में। सही है, और जो होंगे ना कभी भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी क्या है, यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन साथ रह रहे हैं कॉलोनी की फॉर्म में। यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात हो रही थी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपनी लाइफ में तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। बहुत सारे आपस में मिल गए, ठीक है, तो क्या हो रहे हैं, तो भी यूनिसेलुलर ही रहेंगे, मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर और कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे। इसकी एग्जाम्पल में आता है हमारे पास वॉल्वॉक्स, आपकी बुक में भी आ गया आएगा वॉल्वॉक्स ना। ये ग्रीन अलगा है, और ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहता है ये। सही, अब इसके बाद हमारे पास चीज़ आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रासिका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि फॉर्म बाय मैनी सेल्स। सही, ऑर्गेनिजम्स formed by many cells. Example, frog, mustard plant, human being, cat, etc. ऑलराइट, अच्छा अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ना है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक जनरल मैं आपको बता देती हूँ।
इसका जो बायोलॉजिकल नेम है ना वो क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चलो लिख के हाईलाइट करेंगे। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इसका सेकंड जो नेम लिख रहे होते हैं ना उसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, सही। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। बायोलॉजिकल नेम ना 2 पार्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये कॉमनली कॉल्ड एज सरसों। ये कल्टीवेट किया जाता है विंटर में। सही है। यूज्ड एज वेजिटेबल्स। लीव्स जो होते हैं ना इसके, वेजिटेबल के तौर पर यूज़ होते हैं, और वेजिटेबल के तौर पर यूज़ होते हैं। और जो ऑयल सीड्स होते हैं ना वो यूज़ होते हैं ऑयल बनाने के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है। अच्छा इसमें इसकी लेंथ वगैरह भी बताई गई है आपकी बुक में। 1 to 1.5 मीटर्स होता है इसकी लेंथ। कितना बड़ा होता है ना, सही। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। अच्छा रिप्रोडक्टिव पार्ट वो वाले पार्ट्स होते हैं जो कि प्लांट की रिप्रोडक्शन कराने में यानी उस जैसा दूसरा प्लांट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें हमेशा हमेशा याद रखिएगा फ्लावर आता है, ठीक है। किसी भी प्लांट का अगर आप फ्लावर तोड़ देंगे ना तो फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा दोबारा। अगर उसमें और कोई फ्लावर नहीं है तो फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए हमें। और वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं हमारे पास स्टेम आती है, रूट्स आती हैं और लीव्स भी आते हैं, सही है। फ्लावर का कलर जो होता है वो क्या होता है, येलोइश होता है। येलोइश इन कलर। और फ्लावर से ही सीड प्रोड्यूस होता है, और जब सीड उससे प्रोड्यूस होगा तो लाजमी सी बात है रिप्रोडक्शन भी उसी से होगी। और जब आप फ्लावर तोड़ लेंगे तो फिर सीड्स नहीं होंगे तो नया प्लांट भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास फ्रॉग नेक्स्ट पर। देखिए मैं ब्रासिका की आपको डायग्राम दिखाऊँ यहाँ, ये रही ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये एग्ज़ाम के लिए आप याद कर सकते हैं। जब आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं ना तो याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, अच्छे से लिख सकते हैं, बस आपको लिखना आना चाहिए। अपने छोटे बहन भाइयों को छोटी क्लासेस से ही सेल्फ बेस्ड राइटिंग सिखाइए ताकि वो बड़ी क्लासेस में आके सिर्फ समझें और लिखें। छोटी क्लासेस में जब बच्चे लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना तो उनके लिए बहुत आसान हो जाती है पढ़ाई। अच्छा इनका बायोलॉजिकल नेम जो है वो है राना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम है कि इसका अच्छा ये ना स्पॉटेड फ्रॉग का नाम है। ये स्पॉट्स वाला जो होता है ना उसका नाम होता है राना टिग्रीना, जो कि हमारे इलाके में ज़्यादातर पाया जाता है ना इन पाकिस्तान। मल्टी सेलुलर होता है, पता है हमें ये। और ये जो होता है ना एम्फीबियन होता है,
मतलब कि लिव ऑन वाटर, लिव इन वाटर प्लस लैंड, लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, ठीक है, इसलिए एम्फीबियन कहलाता है। अच्छा, बॉडी जो है वो डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में, सही, नो नेक। अच्छा, ये तो बॉडी की डिवीजन है, इसको इसमें से रहने दीजिए, मैं अलग से लिखती हूँ। नो नेक, नेक नहीं होती इसकी। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है विद डिफरेंट ऑर्गन्स। जब भी तो आप फ्रॉग की डायसेक्शन करके आपको तो डायसेक्टेड फ्रॉग मिलेगा और फिर आप उसके ऑर्गन्स दिखाएंगे 9 के लेवल पर, वरना जब हम फर्स्ट या सेकेंड ईयर में होते हैं तो हमें डायसेक्शन खुद करनी होती है, ठीक है। आप कह रहे हैं ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल, ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी आगे जाएंगे ना, टिश्यूज़ का बहुत बड़ा टॉपिक है। एपिथेलियल होते हैं और दूसरे होते हैं ग्लैन्युलर, मस्कुलर, अभी इनके सिर्फ नाम पढ़ लें, आगे जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। नर्वस, मतलब कि ये तमाम टिश्यूज़ की टाइप है, सही है। और ये रहते कहाँ पर है? डिचेस में रहते हैं, जहाँ छोटा छोटा गड्ढों वाला पानी होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज डिचेस, गड्ढों वाला। और पूल्स, पॉन्ड्स में रहते हैं। स्टैगनेंट वाटर, कहीं पे पानी खड़ा हुआ होता है उसको, और स्टैगनेंट स्ट्रीम्स में या वाटर में, सही है, वहाँ पर या लाइक स्लोली मूविंग रिवर्स होते हैं ना, उसमें भी होते हैं ये। और क्या खाता है? ये स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है। चैप्टर कितना बाकी है? थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। ये हमारे पास फ्रॉग हो गया। अब आगे जो है, अच्छा, ये डायसेक्टेड फ्रॉग में ना आप बताएंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। यहाँ से ऑर्गन्स पढ़ेंगे और उधर जाके ऑर्गन्स के नाम लिखेंगे। तो आपको ये जो इसमें सिस्टम दिख रहा होगा ना, कह रहे हैं कि माउथ, बकल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये तमाम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, इनको अच्छी तरह याद करें। हार्ट, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल और एओर्टा और वेना कैवा, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये हार्ट्स के लाइक ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है मिलके, ठीक है। फिर लंग्स, ट्रैकिया और नॉस्ट्रल्स बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। टेस्टिस और वॉस डिफरेंस और ओवरीज और ओविडक्ट और ओविसैक, ये बनाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये बनाते हैं नर्वस सिस्टम। मीन्स कि एक फ्रॉग में कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं? इस फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स मौजूद हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरी वगैरह मौजूद हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स ये रहे, एक्सक्रीटरी के ये रहे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये रहे और नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स ये रहे। ये आप अच्छी तरीके से इन ऑर्गन्स को याद कर लें कि कौन कौन से किस किस के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टिव फ्रॉग को कैसे लगाते हैं मैं किसी दिन कोशिश करूँगी, कोई फ्रॉग लेकर आऊँगी, फिर आपको उसके तमाम पार्ट्स सिखाऊंगी। अच्छा, अब आता है हमारे पास अमीबा और वॉल्वॉक्स, ये दो टॉपिक रहते हैं, ये मैं अभी करा ही देती हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। अमीबा जो होता है ना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और इसी में मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। मीन्स के सिंगल सेल से बना हुआ होता है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना है। और कहाँ पर रह रहा है? मड एंड शैलो पॉन्ड में रह रहा है, ठीक है, छोटे छोटे पानी वाले इलाके में रह रहा है। स्टैगनेंट वाटर में भी रह रहा है। उसका साइज़ जो है 0.25 मिलीमीटर साइज़ है, मीन्स के बहुत छोटा सा साइज़ है, ठीक है। इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप का मतलब मैं बताती हूँ आपको, यूनिसेलुलर है और रह रहा है शैलो पॉन्ड्स में। और साइज़ जो है वो अबाउट बहुत छोटा सा है, 0.25
मिलीमीटर। यूनिसेलुलर है ना, जब इतना छोटा साइज है कि वो माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है। और इर्रेगुलर शेप है। इर्रेगुलर शेप जो है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अपनी शेप ना कैसी भी कर सकता है। मीन्स कि इसकी शेप चेंज हुई हुई, दो अमीबा की शेप एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि अगर इसकी शेप ऐसी है तो ये थोड़ी देर में ही अपनी शेप जो क्या करता है कि थोड़ी देर में ही अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेता है। इसकी ये जो आपको लाइक आपको लाइक यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या कहते हैं इसको, फिंगर लेग प्रोजेक्शंस कहते हैं। फिंगर लेग प्रोजेक्शंस जो यहाँ पर ये नज़र आ रही है ना, इनको सीडोपोडिया कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं इन्हें, सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया का मतलब झूठे पैर होते हैं। मीन्स कि ये इसके लिटरली रियल में पैर नहीं होते, लेकिन ये इसको मूवमेंट के लिए जब ये देखता है बाहर इसको कहीं फूड नज़र आता है तो ये आगे जाता है, वहीं से ओपन होता है, सही वहीं से ओपन होता है और आगे से जाके बंद कर लेता है। तो फिर क्या होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये मूव्स करता है इनसे, फॉल्स फीट से, जिसे सीडोपोडिया कहते हैं। और इसमें एक्टोप्लाज्म मौजूद होता है। एक्टोप्लाज्म का मतलब मीन्स कि इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी सेल के अंदर होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये सिंगल सेल है, इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भी मौजूद है। इसमें सेल की काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। न्यूक्लियस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं बड़ा कर देती हूँ। देखें, अगर आप इसको एक सेल की नज़र से देखें अमीबा को, तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, वैक्यूल्स मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, और सीडोपोडिया जो है वो इसके फॉल्स फीट हैं कि ये पैरों की तरफ से पैर बना के उनको चलता है। और एक्टोप्लाज्म मतलब कि साइटोप्लाज्म में डबल लेयर्ड है, बाहर वाले को एक्टो कहेंगे और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, बाहर उसके साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इसमें मौजूद है। ये हमारा हो गया अमीबा। ऑलराइट, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है इसमें साइटोप्लाज्म, जो कि सारे ऑर्गेनील्स नज़र आ रहे होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास वॉल्वॉक्स। ये वॉल्वॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इसकी डायग्राम भी आती है पेपर में। वॉल्वॉक्स इज पॉलीफाइलेटिक यानी कि मैनी एंसेस्टर्स जीनस ऑफ क्लोरोफाइड ग्रीन अल्जा इन द फैमिली ऑफ वॉल्वोकैसी. It forms spherical colonies up to 5,000 cells. They live in a variety of freshwater habitats and were first reported by Antony van Leeuwenhoek in 1700. देखें, ये जो होता है ना, एक एल्जी होता है, ग्रीन कलर का होता है। मीन्स कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा। जब ये ग्रीन कलर का मौजूद है, वो तमाम प्लांट्स जिनके अंदर, ये प्लांट है ना एक, ठीक है, वॉल्वॉक्स जो है एक प्लांट है। फ्रेश वाटर में रहता है, सॉरी प्लांट नहीं, एल्गा है, वही मैं चेक कर रही थी कि मैंने प्लांट बोला कैसे इसको। ये तो एल्जी है, वॉल्वॉक्स जो है ये एल्जी है, ग्रीन एल्जी है, क्लोरोफाइट एल्जी है, ग्रीन क्लोरोफाइट एल्जी। मतलब कि इसके अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल जिस चीज़ के अंदर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, या कलरफुल होता है। क्लोरोफिल भी आपके पास हाँ, क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर ही देता है, किसी भी चीज़ को ही क्या करता है, गिव्स ग्रीन कलर। वो ल्यूकोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट होता है जो मैं कह रही थी, गिव ग्रीन कलर। जो मैं बता रही थी ना क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका इसमें काम नहीं है। और वो तीन टाइप पे डिपेंड करता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी होता है उसमें, ठीक है। तो वो अभी आप छोड़ दें उसको। तो ये ग्रीन कलर दे रहा होता है क्लोरोफिल जो होता है, और ये फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, एंटोनी वैन ल्यूवन 1700s में। अच्छा, इसको कह रहे हैं कि ये एल्जी है, ये कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। ये भी हमने पीछे भी पढ़ा था कि कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, जब हम यूनिसेलुलर कॉलोनीज वाले ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे ना।
इसमें क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। ये देखिए डायग्राम में आपके मौजूद है। यहाँ पर क्या है, 2 फ्लैजिला हैं। इनको कह रहे हैं फ्लैजिला, ये 2 फ्लैजिला हैं। और फ्लैजिला क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बीट करते हैं ताकि ये पानी में आगे मूव करें। ठीक है, रोल करते हैं, एक दूसरे को बीट करते हैं ताकि बॉडी जो है इसकी रोल करके आगे जाए पानी में। और दीज फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, देखिए जब इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है ना यहाँ पर, तो इससे पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा। जब इसके अंदर क्लोरोफिल यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होगा। मीन्स कि ये सनलाइट की मौजूदगी में अपना फूड प्रिपेयर करेगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेगा प्लस वाटर यूज़ करेगा, सनलाइट इसको मिलेगा क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ये क्या करेगा, अपना ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए आपकी हमेशा। मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी, नज़र नहीं आई, दोबारा लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा 6 मोल्स, और इसके भी 6, इसके भी 6। इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए हमेशा पेपर में। ठीक है, ये हो गया। और ये जो है ये नॉट हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और ये क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। सही है, नॉट हार्मफुल होते हैं। और क्योंकि ये कोई भी टॉक्सिक डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। ऑलराइट, ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सही है, अब इसकी एक्सरसाइज वगैरह रहती है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज इसकी देखेंगे। और इसके मैंने आप चैनल आप देखते रहिएगा। देखिए मैंने पूरे तमाम पास्ट पेपर्स भी अपने पास रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, मैंने सारे MCQs बना के पूरी बुक के रखे हुए हैं। जब चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे ना, मैं फिर डालूँगी ये वाले MCQs। आप देखते हो आप लोग कब जो है वो करते हैं। पूरी बुक के MCQs हैं, तो आपके इसी में से आएंगे। और इतने इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये वो वाले नहीं हैं जो बुक के पीछे एक्सरसाइज में होते हैं, कि मैंने अपने पास से MCQs जो है बनाए हैं आपकी बुक से ही। ये मैं जब डालूंगी जब सब्सक्राइबर्स भी मेरे अच्छे साथ हो जाएंगे और व्यूज़ भी मेरे अच्छे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चैप्टर नंबर 1 हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।